नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 16 आज अपन करेंगे। 15 मॉडल पेपर पहले ही कर चुके हैं अपन साइकोलॉजी के। और साथियों देखिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर्स अपन लोग करते हैं यहाँ पर इस चैनल पर। तो अगर आपको ये मॉडल पेपर पसंद आए, पहले पूरा मॉडल पेपर देखिएगा, 30 के 30 प्रश्न कीजिएगा। उसके बाद में डिसाइड करना है कि आपको इस चैनल से जुड़ना है या नहीं। तो पूरा पेपर देखिएगा, उसके बाद चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको पसंद आए। पहला आपका प्रश्न है साथियों कि खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो सब लोग जानते हैं कि ऐसा कहने वाले कौन व्यक्ति थे? वुडवर्थ थे। वुडवर्थ ने कहा है कि जो व्यक्तित्व है, जो एक प्रकार से बालक का जो विकास है, वो आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का गुणनफल है। तो ऑप्शन 1 जो वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्रम चलता है सिर से पैरों की ओर, पैरों से सिर की ओर, कमर से दोनों ओर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा? सिर से पैरों की ओर रहेगा मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही यहाँ पे रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करना कार्य मस्तिष्क करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? स्किनर की है, थॉर्नडाइक की है, पावलोव की है, या जीन पियाजे की है? तो देखिए मित्रों, ये जो परिभाषा है आपकी, ये किसकी है? ये डेफिनेशन है थॉर्नडाइक की। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, आकाश और अजय की समान बुद्धि लब्धि 120 है। आकाश अजय से 2 वर्ष छोटा है। यदि अजय की आयु 12 वर्ष हो तो आकाश की मानसिक आयु क्या होगी? अब देखिए प्यारे साथियों, अजय की यहाँ पे आयु दे रखी है 12 वर्ष। तो निश्चित रूप से आकाश की अपने को मानसिक आयु पूछे तो आकाश की वास्तविक आयु अपने को पता होना चाहिए। तो आकाश की वास्तविक आयु अपने को पता है कितनी है साथियों? वास्तविक आयु देखिए, अजय की जो वास्तविक आयु है उससे 2 वर्ष छोटा है अजय, आकाश। ठीक है, तो अजय 12 वर्ष का है तो आकाश कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब देखिए, बुद्धि लब्धि यानी IQ उसका दे रखा है 120 का दे रखा है, दोनों का एक जैसा है। यानी कि IQ इक्वल्स टू क्या होता है आपका? IQ इक्वल्स टू होता है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितनी है? 10 है, और गुणा में कितना आता है? 100 आता है। यहाँ से 10 बार कटेगा और इधर मानसिक आयु ज्ञात करेंगे तो IQ इधर क्या है? 120 है, तो ये 10 इधर आके भाग में आएगा तो ये मानसिक आयु आ जाएगी, यानी कि 120 बटा 10 यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष जो वो उसकी मानसिक आयु, यानी आकाश की मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, या मानसिक आयु से कमजोर? तो देखिए, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है यानी वो पिछड़ जाते हैं, तो उनको पिछड़े बालक कहेंगे। ऑप्शन 1 सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, या समस्या? तो देखिए, किसी भी प्रकार के चिंतन का प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना जरूर से जरूर आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि विकसित किया बीने ने, रीड ने, टर्मन ने, या केटल ने? तो देखिए, बुद्धि लब्धि IQ को विकसित किसने किया? टर्मन ने इसको विकसित किया मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं लता उत्तर 45 नहीं है। 2, कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। 3, अरे नहीं आमतौर पर तुम गलत हो। और 4, सुनील तुमने सही कहा। तो सुनील तुमने सही कहा ये एक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है, बच्चे को यहाँ पे मोटिवेट किया गया है। ठीक है, आपने सही कहा इस प्रकार बोल करके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही जो विकास स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए अगला प्रश्न,
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ सकें। इसे खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध एवं आंतरण को, 3 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या 4 शिक्षार्थी स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए इसमें सही उत्तर रहेगा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एक दूसरे विषय से भाई जोड़ करके अगर सीख रहे हैं तो इसका मतलब है ज्ञान के सहसंबंध को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? 1, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार। 2, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार का लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन। 3, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। और 4 है भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो देखिए साथियों, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या देखिए क्षेत्र नहीं हो सकता, यानी कि कौन सी ऐसी समस्या जिसकी मतलब निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान बच्चों से जुड़ी समस्या, विद्यालय से जुड़ी समस्या से संबंधित होगा। लेकिन देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है कि भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग, तो ये किसी प्रकार की समस्या थोड़ी है भाई, ग्लोब का प्रयोग करना अच्छी बात है। तो अगर ऐसे होता है कि भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब के प्रयोग का प्रभाव, ठीक है, वो अपने को जांचना हो तब तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रयोग करना बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयोग कर सकते हो। तो ये जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान का एक प्रकार से हिस्सा नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आरटीआई की धारा 23 में, यानी आरटीआई नहीं है साथियों, आरटीई है, आरटीई राइट टू एजुकेशन की धारा 23 से संबंधित है। विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप, अध्यापक पद की योग्यता, अध्यापक के कार्य और कर्तव्य, और 4 है उपरोक्त सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, जो धारा 23 है आरटी की, वो किससे संबंधित है आपकी? वो आपकी संबंधित रहेगी ऑप्शन नंबर 2 से, अध्यापक पद की योग्यता से संबंधित जो है वो बातें धारा 23 में की गई हैं। अगर धारा 22 की बात की जाए तो वो आपके ऑप्शन नंबर 1 से संबंधित है। धारा 22 की बात है कि विद्यालय की विकास योजनाओं का जो प्रारूप है वो धारा 22 में है। वहीं अध्यापक के कार्य और कर्तव्य जो हैं वो धारा 24 में दिए गए हैं। लेकिन धारा 23 में अगर पूछे तो वो अध्यापक पद की योग्यता से संबंधित आपका रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, मीनू हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि सीमा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से यह व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है साथियों। व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला आप प्रश्न देखें कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? 1, रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बिल्कुल ठीक बात है, रुचि के 2 प्रकार मैंने आपको बता रखे हैं, जन्मजात और अर्जित। दूसरा, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, यह बात भी सही है। तीसरा, रुचियों, योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। और चौथा है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होते। देखिए रुचियां जो होती हैं वो योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होते, ये एक तो आपका ठीक है। और अगला है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होते। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही नहीं है। रुचियां जो व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं। भाई आपको क्या रुचि है, इससे आपके व्यवहार का पता चलता है। व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब, ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से व्यवहार आपका कैसा है तो उस चीज़ को प्रतिबिंबित करती हैं आपकी रुचियां। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही होगा। ठीक है, अगला अपन प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 15, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। दूसरा, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचालक है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है।
तीसरा, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो विशिष्ट प्रकार की होती है, और 4 इनमें से कोई नहीं। तो अभिवर्ती क्या है मित्रों? अभिवर्ती आपका होता है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के आधार पर संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इस 15 के प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर आपका साथियों रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 16। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो मित्रों इसका उत्तर सही रहेगा आपका भावात्मक क्षेत्र में। उस भावात्मक रूप से वह स्थिर व्यक्तित्व नहीं है, उसकी भावात्मक क्षेत्र में उसकी सहायता जो है वो आवश्यक है ना। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही यहाँ पे रहेगा आपका। अगला आपका प्रश्न, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने के को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देती है। 3, जो अधिगम निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। और 4, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। यानी कि मतलब अलग अलग नहीं करती बच्चों को, चाहे वो किसी भी स्थिति का बच्चा हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, भाषिक रूप से हो, सभी को एक जगह पढ़ाया जाता है। तो यही आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समावेशी शिक्षा का यही अर्थ है। चलिए अगला आपका प्रश्न, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के माध्यम आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या 4 ग्रह कार्य के आधार पर। तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। वो समझ सकता है उसकी भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे साथियों। हाँ जी, प्रश्न नंबर 19 है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। तो देखिए अगर किसी भी उद्दीपन को अपन लगातार देंगे और उससे अगर कोई अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन अभ्यस्तता कहेंगे। अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा उसको नहीं बोलेंगे, उसमें फिर अपन अभ्यस्त हो रहे हैं। ठीक है, बार बार अपन उस चीज़ को मतलब कर रहे हैं। यानी कि एक प्रश्न को अगर अपन बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार रट रहे हैं, एक प्रकार से रट लिया, तो ये अभ्यस्तता उसमें अपन ने प्राप्त कर दी। ठीक है, जो बुरी चीज़ नहीं है कभी भी। अभ्यस्तता प्राप्त करने के जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है वो अभ्यस्तता को ही तो प्राप्त करता है, बार बार अभ्यास करके अभ्यस्तता प्राप्त की जाती है। तो ये अस्थायी परिवर्तन साथियों होता है अभ्यस्तता। अगर अपन अभ्यास करना उसका छोड़ देंगे तो मतलब एक प्रकार से फिर अपन सही से नहीं खेल पाएंगे। तो अभ्यस्तता जो है वो अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है वही आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न मित्रों, प्रश्न नंबर 20 है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। यह भी ठीक बात है, भाई बच्चों से संबंधित कोई समस्या उस समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो देखिए हालांकि चौथा और पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो स्थानीय स्तर पर बिल्कुल ठीक बात है, वही विद्यालय स्तर पर तो अपन करते हैं इसको, लेकिन इसको व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता। ये नहीं है कि पूरे स्कूल मतलब पूरे शहर के स्कूलों के बारे में अध्ययन कर दिया जाएगा, इसमें नहीं। इसमें पर्टिकुलर एक विद्यालय में एक समस्या विशेष पर अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा, व्यापक स्तर पे नहीं होता है, ये एक स्थानीय स्तर पे छोटे स्तर पर होता है। ठीक है, चलिए 21वां आपका प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब, परिवार या इको क्लब? तो देखिए सार्वजनिक जो पुस्तकालय वो समाजीकरण की निष्क्रिय
एजेंसी निश्चित रूप से जो पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय होता है उसमें निश्चित रूप से आप जो वो ज़ोर से बोल नहीं सकते, बिल्कुल आपको सिर्फ बुक्स वहाँ पढ़नी, किसी से आप बात नहीं कर सकते अंदर बैठ करके। तो ये एक प्रकार से निष्क्रिय एजेंसी है सामाजिकरण की, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न, मानव विकास है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या 4 है 1 व 2 दोनों। तो देखिए दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला अपन प्रश्न देखें कि सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षणार्थी का शारीरिक व मानसिक विकास, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, और 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए सारी बातें निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं सीखने को, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। 1, शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। 2, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, और 4 है तीन है निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन नंबर 4 है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। यानी कि प्रश्न क्या था, अपना प्रश्न था कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन किसने किया। स्किनर ने, पावलोव ने, वाटसन ने, या थॉर्नडाइक ने। तो मित्रों क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसने दी है, आपके ऑप्शन नंबर 2 पावलोव ने ये थ्योरी दी है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, या अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो देखिए उत्तर रहेगा अधिगम के लिए निर्धारण। जो नई शिक्षा नीति है यानी नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र जो है वो इसी चीज़ को जो है वो प्रदर्शित करता है, अधिगम के लिए निर्धारण। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर साथियों यहाँ पे आपका रहेगा। अगला प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। 2, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने। 3, खेलने, और 4, अनुशासित कक्षा पर। तो गतिविधि आधारित शिक्षण किस चीज़ पर बल देगा मित्रों, गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, या पुरस्कार द्वारा अधिगम। तो देखिए यहाँ पे बंडूरा का कथन क्या है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा भी सीखते हैं, तो यह निरीक्षणात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 है कि खालिस्तान के अनुसार इदम अहम परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताए हैं। तो वो फ्राइड ने बताए हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। तेज हृदय धड़कन, सीखने की आदर्श अवस्था, सूक्ष्म चिंतन का विकास, या अस्थायी दांत उगना। तो देखिए सूक्ष्म चिंतन का विकास जो है वो शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चिंतन का विकास नहीं होता, सूक्ष्म चिंतन तो बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा, ये आपकी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। साथियों ये थे आज के आपके 30 प्रश्न, और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथियों अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल का मैटर आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। और साथ ही अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। और जो 9 बजे आज साइंस का वीडियो है उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। देखिए कल भी वीडियोस डाले गए थे, 9 बजे साइंस का वीडियो डाला गया था, अगर नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है और बिल्कुल शानदार आपको तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।